आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 6 जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं इसके हाइलाइट्स क्या हैं। रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, यानी गांवों का विकास, क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो कहाँ रहती है, गाँव में रहती है। तो उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है अगर हम अपने देश का सर्वांगीण या पूरा विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं। हाइलाइट्स क्या है? The chapter focuses on rural development in terms of economic growth of rural areas by eradicating the lingering and emerging challenges to attain economic growth of India. क्योंकि अगर रूरल एरियाज का विकास नहीं हुआ तो पूरा इंडिया पिछड़ जाएगा, इसके लिए उनका विकास जरूरी है। तो दो तरह के चैलेंजेस को दूर करके जो लिंगरिंग एंड इमर्जिंग, लिंगरिंग कौन से होते हैं, जो लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं जो चले आ रहे हैं आजादी के टाइम से, जो पिछड़ापन है खेतों का, खेती बाड़ी का, हमारे गांव का, वो, और इमर्जिंग चैलेंजेस, नए नए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं वो डिस्कस करेंगे हम। देखिए, नीड फॉर रूरल डेवलपमेंट, आखिर हमें क्यों जरूरत है कि हम अपने गांव का विकास करें, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करें। सबसे पहले, इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी बैलेंस्ड विद बोथ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एज हैपेंड इन अदर कंट्रीज। बाकी सारे देशों में जिन्होंने डेवलपमेंट अटेन किया, जो डेवलप हुए, जिनका विकास हुआ, उन सब में इंडस्ट्रीज के साथ साथ खेतों का, खेती बाड़ी का या रूरल एरियाज का भी विकास हुआ। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ, 1991 के बाद में हमने इंडस्ट्रीज का तो बहुत सारा विकास कर दिया, लेकिन गाँव की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। वहाँ इंडस्ट्रीज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, गाँव के जो लोग हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। और देखिए, वहाँ का जो ग्रोथ स्तर है, ग्रोथ का स्तर है, विकास का स्तर है, वो बहुत नीचे है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अब अपने ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करें जैसे और देश करते हैं। दूसरी बात, इंडियन रिफॉर्म्स हैव नेग्लेक्टेड एग्रीकल्चर सेक्टर एंड जस्ट फोकस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। Agricultural sector is largely neglected and its growth is as low as 2%. इसकी ग्रोथ 2% या उससे भी कम है, जबकि हमारी ओवरऑल ग्रोथ रेट जो इंडिया की है वो है 7 से 8% तक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इट हैज लेड टू जाइजेंटिक रूरल अर्बन डिवाइड। अब क्या है, जो शहर के क्षेत्र है वो तो बहुत ज्यादा विकास कर गए और जो ग्रामीण क्षेत्र है वो बहुत कम विकास, रूरल एरियाज में कोई विकास नहीं है। तो अब हुआ क्या है, जाइजेंटिक रूरल अर्बन डिवाइड, एक बहुत बड़ी खाई आ गई इनके बीच में। भाई शहर तो बहुत डेवलप हो गए, बहुत बढ़िया, एकदम न्यूयॉर्क सिटी की तरह जा रहे हैं हम लोग, जैसे ग्रेटर नोएडा है, गुड़गांव है, बाकी जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज बहुत ज्यादा विकसित होते जा रहे हैं। लेकिन अर्बन एरियाज आज भी वहीं पुरातन विभाग में बिल्कुल प्राचीन काल जैसे लगते हैं। कहीं कहीं जाइए तो खेती बाड़ी का स्तर बहुत ही ज्यादा नीचे है। ठीक है, तो बहुत बड़ा डिवाइड हो गया है। एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज बिकम अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। अब देखिए, अगर एक सेक्टर आपका बहुत डेवलप कर जाए और दूसरा सेक्टर पिछड़ा रह जाए तो आपका पूरा का पूरा विकास, सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। क्यों? आपका जो खेती का पिछड़ापन है ना, रूरल एरियाज का जो पिछड़ापन है, वो आपकी जो ग्रोथ है 7 से 8% की, इसको भी पिछाड़ देगा। आप देश के विकास में पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमें जरूरी है कि हम रूरल एरियाज का भी डेवलपमेंट करें। मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या होता है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का? रूरल डेवलपमेंट मीन्स एन एक्शन प्लान for the social and economic growth of the rural. The action plan is to focus on lingering and emerging challenges in rural areas. जितने भी challenges हैं, जितनी भी चुनौतियां हैं, उनको दूर करने के लिए एक एक्शन प्लान है। और एक्शन प्लान के तहत हम क्या करते हैं, सोशल और इकोनॉमिक, वहाँ के समाज का और वहाँ की अर्थव्यवस्था का विकास करते हैं। अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो समाज का विकास अपने आप हो जाएगा। अब देखिए, अर्थव्यवस्था में क्या क्या आते हैं, वहाँ के जो लोग, एम्प्लॉयमेंट है वहाँ का, तो नॉर्मली जो रूरल एरियाज में क्या एम्प्लॉयमेंट है आपका, खेतों में जाके लोग काम करते हैं, वहाँ कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई फैक्ट्रीज नहीं है, तो अब होगा क्या, उनका विकास हमें करना पड़ेगा। नए नए उनको एम्प्लॉयमेंट के साधन देने पड़ेंगे, नए खेती बाड़ी के साधन देने पड़ेंगे, वहाँ टेक्नोलॉजी ले जानी पड़ेगी। अब अगर उनके पास पैसा आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, उनका जो इकोनॉमिक स्तर है वो बढ़ जाएगा, तो सोसाइटी अपने आप डेवलप हो जाएगी, तो सोशल डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। तो ये एक्शन प्लान है। रूरल डेवलपमेंट क्या है? एक्शन प्लान है रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए। सिंपल। देन लिंगरिंग एंड इमर्जिंग चैलेंजेस। अब लिंगरिंग चैलेंजेस कौन से होते हैं, जो बहुत समय से चले आ रहे हैं, दीर्घकालीन जिसे हम कहते हैं हिंदी में, यानी कि बहुत समय से हमारे पास ये सुविधाएं हैं ही नहीं। ये तो हमेशा से ही प्रॉब्लम थी। हम कहते हैं ना, ये तो अरे बहुत पुरानी बात है, ये तो
पुराने समय से चली आ रही है। तो दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म इश्यूज है हमारे एग्रीकल्चर के। नंबर 1 क्या है? चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। वहां पे पैसा नहीं मिलता लोगों को, लोन की सुविधाएं नहीं है, कहीं से कैपिटल प्राप्त नहीं होता है ताकि अपनी खेती बाड़ी के विकास में लगा सकें या अपना जीवन स्तर बढ़ा सकें। कोई छोटा मोटा कॉटेज इंडस्ट्री या माइक्रो लेवल का जो इंडस्ट्री है वो लगा सकें, ऐसा कुछ नहीं कर सकते वो लोग, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं मिलता। ना ही वहाँ शार्क टैंक जैसे जो लोग हैं वो जाते हैं कि भाई वहाँ के यूथ को, वहाँ के युवा को कुछ पैसा दिया जाए ताकि वो कोई रोजगार प्राप्त कर ले, अपना छोटा सा कोई काम धंधा कर सके। ऐसा कोई वहाँ क्रेडिट की सुविधा ढंग की नहीं है। दूसरी चैलेंज क्या है? चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग। अब वहाँ पे क्या है, अगर कोई बंदा कहीं से सीख के, यूट्यूब चैनल से कहीं से सीख कर कुछ अपना कर भी ले काम, तो वहां पे मार्केटिंग की बड़ी प्रॉब्लम। मार्केट बहुत दूर है, मार्केट तो शहरों में यहाँ करी है। आप सब्जियां नई नई तरह की लगा दी, मान लीजिए मशरूम का वहाँ खेती कर ली उन लोगों ने, मशरूम की पैकेजिंग की टेक्नोलॉजी शहरों में ही होती है। और जो गांव का जो यूथ है वो उसकी पैकेजिंग नहीं कर पाएगा ढंग की, वो गांव से शहर तक लाते लाते ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं नहीं है, अच्छे मार्केट्स नहीं है, तो वो वहां तक आते आते खराब भी हो जाएंगी चीजें, या बिक ही नहीं पाएंगे, उनके पास साधन नहीं कि वो अपनी चीजों को उत्पादन करें और बेच सकें। फिर इमर्जिंग चैलेंजेस, नई नई चुनौतियां जो आ रही हैं आज के विकास के साथ, डिजिटाइजेशन के साथ, जो चीजें हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ, नई नई चुनौतियां और आ गई हैं। पहले तो थी ही, ये तो है ही आधारभूत, अब नई आ गई। क्या है? द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, खेती क्या है? सिमट रही है, छोटे छोटे खेत हो गए लोगों के पास, लोगों के जिनके जहां पीढ़ी बढ़ती है, भाई देखिए आपके परदादा 2 भाई थे, अब उन 2 भाइयों के कम से कम 50 जो खानदान है वो बड़ा हो चुका है, तो अब खेती बाड़ी क्या छोटी पड़ रही है, सिकुड़ गई है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब जरूरत है नए नए एम्प्लॉयमेंट के साधनों की, जहां लोग रोजगार प्राप्त कर सकें। अब रोजगार प्राप्त करने के लिए उन्हें नए नए कुछ काम धंधे ढूंढने पड़ेंगे गाँव के एरिया में। द नीड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पर क्या हुआ था कि हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स को लाकर अपना जो खेती का स्तर था, अनाज का उत्पादन था, बढ़ा लिया था। लेकिन इससे क्या हुआ? केमिकल्स हमारे सॉइल में गए, वो प्लांट्स में गए, हम उन केमिकल्स को अपने भोजन में ग्रहण कर रहे हैं, हमारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हमारी सॉइल की क्वालिटी खराब होती जा रही है। तो इसकी वजह से क्या हुआ? अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरत बढ़ने लगी, यानी कि ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करें, उसके हिसाब से हम खेती करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, आगे पढ़ेंगे हम। देन अदर एलिमेंट्स ऑफ एक्शन प्लान। अब ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अदर एलिमेंट्स क्या है? रूरल डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू लिंक रूरल एरियाज विद अर्बन एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होना चाहिए। प्रोविजन ऑफ पावर सप्लाई टू रूरल एरियाज, वहां बिजली की सुविधा होनी चाहिए। परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, मॉनसून पे खेती डिपेंड नहीं होनी चाहिए, वहां पे नहरें हो, तालाब हो, पॉन्ड्स हो या ट्यूबवेल लगाए जाएं ताकि वो खेती में पानी अपनी लगा सके, अच्छा खेतों का विकास हो सके। फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, वहाँ एग्रीकल्चरल रिसर्च होनी चाहिए, किस तरह की मिट्टी में कौन सा अनाज उत्पन्न होगा, यहाँ कोई फूल लगा सकते हैं, सब्जियां अच्छी होंगी, कैश क्रॉप्स अच्छे होंगे, इस तरह की जो एग्रीकल्चरल रिसर्च है वहां पे होनी चाहिए, तभी गांव के लोग विकास कर पाएंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अब की सिग्निफिकेंस क्या है, जरूरत क्या है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन रिसाइड्स इन रूरल एरियाज, तो हम सबको पता है भाई, ज्यादातर लोग गांव में ही रहते हैं हमारे आज भी। इंडियन इकोनॉमी कैन नॉट ग्रो विदाउट ग्रोथ ऑफ रूरल एरियाज। अब भारतीय अर्थव्यवस्था अपने ज्यादातर लोगों का विकास करे बिना विकास कैसे करेगी? भाई हमारी जनता जो है 70% जनता तो हमारी बेरोजगार है, भूख से जूझ रही है, उसके पास पैसा नहीं है, तो हम डेवलप्ड नेशन कैसे बन पाएंगे? तो एक डेवलप्ड नेशन बनने के लिए, एक विकसित देश बनने के लिए हमारे देश को चाहिए कि हम ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करें। It is needed to increase overall growth rate of Indian economy and attain balanced growth of urban and rural areas. दोनों क्षेत्रों का हमें बैलेंस ग्रोथ करना पड़ेगा, तभी इंडिया ग्रो कर पाएगा। लिंगरिंग चैलेंजेस, अब इनके लिंगरिंग चैलेंजेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। दीर्घकालीन जो इशू थे, लिंगरिंग चैलेंजेस दैट हैव बीन एग्जिस्टिंग फॉर लॉन्ग पीरियड रूरल डेवलपमेंट, कौन से हैं? रूरल क्रेडिट, इट मींस क्रेडिट फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए क्रेडिट चाहिए, उन्हें बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए चाहिए, मशीन खरीदने के लिए चाहिए, फेंसिंग के लिए, बहुत सारे जो काम होते हैं खेती बाड़ी के लिए, उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए होता है, किसानों को लोन चाहिए होता है। फार्मर्स में टेक लोन्स फॉर प्रोडक्टिव, यानी कि इनपुट्स के परचेज की प्रोडक्टिव जो काम होते हैं, जैसे कि खेती बाड़ी के जो प्रोडक्टिव काम है जिससे प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके खेती का,
और अनप्रोडक्टिव नीड्स, उनकी अनप्रोडक्टिव नीड्स भी तो होती है, वैसे जैसे शादी हो गया, घर में ब्याह हो गया, पूजा पाठ सेरेमनीज हैं, वो अपनी खुशियां, बच्चे का मान लीजिए छोटा मोटा जन्मदिन कुछ भी करते हैं वो लोग, वैसे जन्मदिन के लिए तो वो लोग नहीं लेते पैसा, लेकिन हाँ शादी ब्याह के लिए लेना पड़ता है उन लोगों को पैसा। तो कौन कौन से उनके इनपुट्स के लिए पैसा लेते हैं उधार वो लोग? प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए। फिर फार्मर्स नीड क्रेडिट बिकॉज दे हैव स्मॉल फार्म्स एंड लो प्रोडक्शन, उनके खेत बहुत छोटे हैं और उनमें जो खेती बाड़ी का जो स्तर है बहुत निम्न स्तर का है, बहुत कम उनका अनाज उत्पन्न होता है, इसलिए उन्हें उधार लेना पड़ता है, पैसा ही नहीं उनके पास तो उन्हें लेना ही पड़ेगा जीवन जीने के लिए और अपनी खेती बाड़ी के लिए भी। They do not produce surplus crop and are only subsistence in nature। सरप्लस क्रॉप का क्या मतलब है? जैसे कि अगर आपका खेत इतना बड़ा है कि आपने साल भर के खाने के लिए अनाज रख लिया और उसके बाद बेचने के लिए भी आपके पास अनाज बच गया है बाजार में, वो होता है सरप्लस फार्मिंग। लेकिन अगर आपके खेत सिर्फ छोटे से हैं और वहां पे सिर्फ इतना अनाज आप उगा सकते हैं कि सिर्फ आप अपने परिवार को खाना पीना साल भर के खिला सकते हैं, तो वो कौन सी होती है? सब्सिस्टेंस नेचर की खेती। या थोड़ा बहुत अनाज बेचकर आप चाय पत्ती घी तेल ये सब खरीद सकते हैं, तो वो सब्सिस्टेंस नेचर है। लेकिन अगर आप बहुत सारा अनाज बाहर भी बेचते हैं, जैसे पंजाब के जो किसान हैं बहुत बड़े बड़े उनके फार्म्स हैं, उनके पास सरप्लस क्रॉप होता है, और जहां पे बहुत छोटे छोटे किसानों के छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं वहां पे क्या होता है? सब्सिस्टेंस नेचर की खेती होती है, मतलब भरण पोषण वाली खेती कहते हैं, मतलब अपना बस पेट भर पाते हैं और वो एक्स्ट्रा कुछ भी पैसा नहीं कमा पाते। जेस्टेशन लैग बिटवीन ओइंग एंड हार्वेस्टिंग इज क्वाइट, सोइंग है बेटा यहाँ पे, सॉरी एस लगा लेना, SOWING, यानी खेती को बोने का और उसको काटने का जो समय है बहुत लंबा अंतराल हो जाता है। उनके पास अनाज तो साल में एक बार आता है पर खर्चे पूरे साल चलते हैं। अब अनाज आ गया, उन लोगों ने अपने घर के लिए खाने पीने के लिए रख लिया, थोड़ा बहुत बेचकर अपना करंट नीड्स पूरी कर ली, लेकिन अब खेतों को दोबारा भी बोना पड़ता है, दोबारा पानी भी चाहिए, जोतना है, ट्रैक्टर भी लेना है और बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह चाहिए होते, तो उस खर्चे के लिए उन लोगों को लोन लेना पड़ता है। ये लोन की नीड्स है, लिंगरिंग चैलेंजेस हैं, ये हमारे भारतीय किसान की मजबूरियां हैं देखा जाए तो। Then they need credit for initial investment on seeds, fertilizers, implements and some family expenses। ये बता ही दिया हमने। Then short term, medium term and long term credit। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म यानी कि छोटे समय के लिए जो लोन लिया जाता है, उधार लिया जाता है, मीडियम टर्म मध्य समय के लिए, मध्यम समय के लिए, मीडियम टर्म के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए जो उधार लिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं ये लोग लेते हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिट इसलिए फॉर इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये सब जरूरतों के लिए लेते हैं वो लोग। दे आर रेज्ड फॉर 6 to 12 months, ये 6 से 12 महीने के लिए लिए जाते हैं, मतलब कि 6 महीने या ज्यादा ज्यादा 1 साल के लिए, 12 महीने मतलब 1 साल, ठीक है। मीडियम टर्म, अब मीडियम टर्म मध्यकालीन कौन से होते हैं? मीडियम टर्म कौन से होते हैं? फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, ये छोटी मोटी मशीनरी लेने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेस के लिए, भाई खेती है आपकी, बहुत गाय भैंस से आकर आपका सारा खेत बर्बाद करी तो फेंसिंग कर दी जाती है, बाड़ा लगा दिया जाता है, या छोटी सी दीवार लगा दी जाती है ताकि जानवर आके आपके खेती बर्बाद ना करें, उसके लिए पैसा चाहिए। डिगिंग वेल्स, कुआं खोदने के लिए पैसा चाहिए। दे आर रेज्ड फॉर 12 months to 5 years, ये 12 महीने से लेकर 5 साल तक के लोन होता है, मीडियम टर्म जो क्रेडिट होता है। फिर लॉन्ग टर्म क्रेडिट कौन सा होता है? फॉर परचेज ऑफ एडिशनल लैंड, और जमीन खरीदने के लिए ज्यादा, मतलब आपके पास जमीन है और थोड़ी और खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट लेंगे, क्योंकि जमीन बहुत महंगी मिलती है, इसलिए बड़ा लोन चाहिए और आपको लंबे समय तक चुकाने के लिए भी उसको मेहनत करनी पड़ेगी। कैरिंग आउट परमानेंट इंप्रूवमेंट्स ऑन द एग्जिस्टिंग लैंड, और परमानेंट इंप्रूवमेंट्स के लिए चाहिए। कभी कभी क्या होता है, देखिए मैं परमानेंट इंप्रूवमेंट बताती हूँ आपको। खेत जो होता है आपका बहुत नीचे पड़ जाता है, तो उससे क्या होता है, सब जगह का पानी आकर आपके खेत में भर जाता है, आपकी खेती बर्बाद हो जाती है। तो कभी कभी मिट्टी का भराव करना पड़ सकता है, दीवारें भी लगानी पड़ सकती हैं, या और बहुत सारे इंप्रूवमेंट आपको करने पड़ सकते हैं, आपको पेड़ लगाने पड़ सकते हैं, इस तरह का। द पीरियड ऑफ सच लोन्स रेंजेस बिटवीन 5 to 20 years, ठीक है। इस तरह के लोन कितने समय के लिए दिए जाते हैं? लॉन्ग टर्म वाले 5 से 20 साल तक के लिए। फिर नोट, ये इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर, फार्मर्स में टेक लोन्स फॉर प्रोडक्टिव परचेज ऑफ इनपुट्स और अनप्रोडक्टिव नीड्स, ये तो बता ही दिया था हमने, छोड़िए इसको। डन। सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल कौन से होते हैं? कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल सोर्सेज, जहां पे लोग अपने भाई बंधुओं से कर्जा ले लेते हैं,
मनी लेंडर्स जो बनिया होता है, जो कर्जा देते हैं मनी लेंडर्स, उनसे कर्जा ले लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से हैं? मॉडर्न या इमर्जिंग सोर्सेज। मॉडर्न सोर्सेज में क्या? बैंक्स हैं आपके, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इन सबसे जब लोन लेते हैं वो होते हैं इंस्टीट्यूशनल या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल, जो आपस में ही लोन उधर से गांव के आसपास से ले लेते हैं वो लोग। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से हैं? लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदार हों। अब जमींदारी सिस्टम तो चला गया, लेकिन लैंडलॉर्ड्स आज भी हैं। लैंडलॉर्ड एक और भी होते हैं, जैसे कि आपने खेती अपनी किराए पे दे दी, बयाने पे दे रखी है, यानी कि चौथाई बटाई या फिर पैसा देकर कोई बंदा आपकी जमीन को कहे कि भाई हम इस पे खेती कर लेंगे, वो भी लैंडलॉर्ड्स होते हैं। मतलब आप लैंडलॉर्ड हैं, आपकी जमीन है, पर कोई बंदा आपको जमीन के बदले पैसा देता है, साल भर अपनी खेती उसमें करता है, तो आप लैंडलॉर्ड हुए, तो आपसे कर्जा ले सकता है वो किसान। विलेज ट्रेडर्स, जो वहाँ के व्यापारी होते हैं गांव के, उनसे कर्जा ले सकता है। मनी लेंडर्स, जो उधार देते हैं गांव में, उनसे, जो मनी लेंडर्स होते हैं उनसे कर्जा ले सकता है। These are the three important sources of non-institutional credit, rural credit in India. ग्रामीण क्षेत्रों में इनसे उधार लिया जाता है। It comprised of 93% of rural borrowing during first 5-year plan. जब हमारा देश आजाद हुआ तो 93% लोग लोन इन्हीं से लेते थे, यही सोर्सेस थे उनके मेन क्रेडिट लेने का, यानी क्योंकि बैंकिंग सिस्टम हमारा बहुत डेवलप नहीं था उस समय तक। देन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस कौन से हैं? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस बिकेम पॉपुलर बाय 1981। ये 1981 में आकर तक आते आते हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस पॉपुलर हो गए। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस इंक्लूड गवर्नमेंट, सरकार से जो लोन लेते हैं लोग, सरकारी जो नीतियां चलती हैं बहुत सारी, वहाँ पे बैंक्स के थ्रू वो लोन ले लेते हैं। फिर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो होती हैं उनसे, सहकारी बैंक जिन्हें हम कह देते हैं। देन कमर्शियल बैंक, जो आपकी जितनी बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक SBI वगैरह, वो सब कमर्शियल बैंक्स में आते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स हैं आपके, जो रूरल एरियाज में काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनका भी हम, उनसे भी लोन आप किसान लेते हैं। All these sources account for 7% of rural credit during first 5-year plan. 93% किससे था हमारा? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से था। अब 7% जो बता, 7% किससे आएगा? अब हमारा किससे आता था? बैंक्स वगैरह से। लेकिन बढ़ते बढ़ते 1981 तक और आज करंट में ये 66% तक हो गया है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, अब इसमें डिटेल में पढ़ेंगे हम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, they provide credit and guidance for farming. They contribute 16 to 17% of institutional credit. अब देखिए, ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं, ये बहुत ही ज्यादा सहयोगी होती है जो रूरल एरियाज में, और ये 16 से 17% तक लोन देती हैं आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को। These societies try to ensure, और ये हेल्प भी करती हैं किसानों को खेती की टेक्निक में, और प्रोग्राम्स करती है। ये क्या एंश्योर करती हैं, क्या निश्चित करती है, सुनिश्चित करती हैं? टाइमली एंड रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स। टाइमली, समय पर, और रैपिड फ्लो यानी लगातार उनको क्रेडिट देती हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक्स, जब भी जरूरत होती है उन लोगों को। टाइमली क्यों भाई? खेती जब बुआई होगी, जब उसको पानी देने का समय है, तभी निश्चित समय पर खेती में दिया जाता है पानी वगैरह, और उसके आगे पीछे हो गया तो भाई खेती बर्बाद होने वाली है। आपका टाइम निकल गया तो खेती बर्बाद है। एलिमिनेशन ऑफ द मनी लेंडर्स एज क्रेडिट एजेंसीज, मनी लेंडर्स की जो नेटवर्क था उसको खत्म करना। क्यों? देखिए, मनी लेंडर्स बहुत एग्जॉर्बिटेंट रेट्स चार्ज करते हैं। मान लीजिए बैंक का रेट पूरे साल में 10% है, लेकिन मनी लेंडर्स नॉर्मली 3 से 5% आज की डेट में भी मनी लेंडर्स पर मंथ चार्ज करते हैं। मतलब वो जाकर 20-25% तक बैठ जाता है आपका, और 30% तक भी बैठता है। 12 3 36 है ना, 12 36 होते हैं, 36% आपका साल भर में बैठता है वो लोन का, जो आपका ब्याज की दर है। तो बहुत ज्यादा जो ब्याज की दर है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है मनी लेंडर्स का, इसलिए इनका नेटवर्क खत्म करना हमारी क्रेडिट सोसाइटीज को। देन स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री, देश के सारे प्रांतों में, सारे रीजन्स में ये क्रेडिट की फैसिलिटीज देनी है हमारी क्रेडिट सोसाइटीज को। देन provision of adequate credit in areas covered by special programs of development. ठीक है, अब जो स्पेशल प्रोग्राम्स आते हैं सरकार की तरफ से, ये भी इंप्लीमेंट करती हैं आपकी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से। बहुत ही काम की चीज होती है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। देन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आगे बढ़ते हैं। कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक्स। स्टेट बैंक के साथ साथ और भी जितने बैंक्स हैं, उनको कहा गया है, स्पेशली सरकार ने आपके लिए डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि भाई किसानों को टाइम पे लोन दिया जाए।
The State Bank of India was set up in 1955 with a focus on rural credit. This led to nationalization of banks in 1969. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो सेटअप किया गया था तो रूरल क्रेडिट के लिए विशेष तरह के प्रावधान थे इस बैंक में। 1955 में ये एस्टैब्लिश हुआ और उसके बाद इसने देखा कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो नॉर्मल बैंक्स हैं, वो अपना व्यापार कर रहे हैं, अमीरों को लोन दे रहे हैं, लेकिन किसानों को लोन नहीं मिल रहा। तो इन्होंने क्या किया, बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया 1969 में, इसलिए कि ताकि देश के किसानों को, रूरल एरियाज को लोन मिल सके। रीजनल रूरल बैंक्स, एसबीआई के बाद कमर्शियल बैंक्स के बाद आते हैं आपके रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। अब आरआरबीस कहते हैं रीजनल रूरल बैंक्स को, एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स वर सेट अप टू प्रमोट क्रेडिट सप्लाईज। किसके क्रेडिट सप्लाई मतलब जो लोन की सुविधाएं हैं वो देने के लिए, पर्टिकुलरली इन द रिमोट रूरल एरियाज। इनको किस लिए सेटअप किया गया आरआरबीस को? देखिए, कमर्शियल बैंक्स नॉर्मली शहर के आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा अच्छा काम करते हैं, एरियाज में, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे गांव या इलाके होते हैं जो बहुत दूर हैं आपके शहरों से। अब वहां का किसान भीड़ों से, जंगलों से होता हुआ तो नहीं आएगा यहाँ तक, भाई शहरों के बैंक तक। तो उन लोगों के लिए क्या किया गया, रीजनल रूरल बैंक्स, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में ही बैंक एस्टैब्लिश कर दिए गए। ठीक है, पर्टिकुलरली इन द रिमोट रूरल एरियाज एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, पिछड़े हुए जिलों में दे ऑपरेट ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं। सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, कौन कौन से आते हैं इसमें आपने पढ़ भी लिया होगा। ये सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट आपका मल्टी एजेंसी सिस्टम है, जिसमें कमर्शियल बैंक्स आते हैं, आरआरबीएस आते हैं, रूरल बैंक्स, कॉर्पोरेट क्रेडिट सोसाइटीज एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आते हैं। आपको अगर पूछा जाए तो आप ये आंसर में लिख सकते हैं देन नाबार्ड। नाबार्ड क्या है आपका? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर आपसे पूछा जाए विच इज द बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, तो आप नाबार्ड का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है जो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास के लिए स्पेसिफिकली आपकी एस्टैब्लिश की गई है। इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन हैंडलिंग पॉलिसी, प्लानिंग एंड ऑपरेशंस इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट एंड रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इट वाज सेट अप इन 1982, 1982 में एस्टैब्लिश हुई। और ये जो इंस्टीट्यूशन है ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है रीजनल रूरल डेवलपमेंट के लिए, आपका वहां के क्षेत्रों के विकास के लिए। मेन फोकस क्या है, इसके मुख्य कार्य क्या है? सर्व एज एपेक्स एजेंसी फॉर फंडिंग क्रेडिट टू इंस्टीट्यूशंस। ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो रीजनल रूरल बैंक्स वगैरह हैं इन सबको क्रेडिट देती है। भाई जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनको आरआरबीस को भी कहीं से क्रेडिट आना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी क्रेडिट मिलना चाहिए। उन सबको क्या प्रोवाइड करता है? नाबार्ड प्रोवाइड करता है। देन इम्प्रूव डिलीवरी ऑफ क्रेडिट एंड ट्रेन पर्सनल। डिलीवरी ऑफ क्रेडिट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ध्यान रखना। अगर कोई बंदा रीजनल रूरल बैंक में काम कर रहा है तो उसको बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। भाई किसान वहां आया बैंक में, उसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता ढंग से, प्रोविजंस कुछ पता नहीं है, तो उनकी हेल्प करने के लिए बहुत सहानुभूतिपूर्ण तरीके से उनको लोन देने के लिए, सेंसिटिव तरीके से उनको कैटर करने के लिए, बड़े आराम से उनको समझाने के लिए पर्सनल्स की ट्रेनिंग भी की जाती है। यहाँ पे जैसे एसबीआई में गए, जो बाबू होते हैं भगा देते हैं नॉर्मली, पढ़े लिखे लोगों को कहते हैं अरे हाँ ठीक है लाइन में लग जाओ। वहाँ ऐसे नहीं, वहाँ के जो पर्सनल्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि विशेष रूप से कि भाई आप किसानों को हेल्प करो, उनका लोन दो, आराम से दो, उनको ब्याज दर समझाओ, पॉलिसी समझाओ, ताकि उनकी हेल्प हो सकती है, ज्यादा ज्यादा लोन लेकर अपनी खेती बाड़ी ढंग से कर सकें। देन कोऑर्डिनेट रूरल फाइनेंसिंग, मेंटेन लाइसेंस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर बैंक्स। रूरल फाइनेंसिंग को कोऑर्डिनेट करने के लिए कितने लोन दिए गए, लोन वापस आए कि नहीं आए हैं, रिकवर हुए कि नहीं हुए, और जो गवर्नमेंट के साथ संबंध या तारतम्य बनाने के लिए जो मीडिएशन करना होता है वो भी नाबार्ड करती है। और अगर जो दूसरे बैंक है उनके साथ भी समझौते करती है, बहुत सारे प्लानिंग्स करती है आपकी नाबार्ड। देन टू मॉनिटर एंड इवैल्यूएट प्रोजेक्ट्स रीफाइनेंस्ड बाय। अब रीफाइनेंसिंग क्या होती है? रीफाइनेंस का मतलब दोबारा से लोन देना। मान लीजिए एक लोन लिया, वो चुकता नहीं हुआ है, किसी वजह से प्रॉब्लम हुई, तो दोबारा लोन देना। और दोबारा जब लोन दिया जाता है किसानों को तो वो निचली दर पर दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट पर, ब्याज की दर कम कर दी जाती है, उसको कहते हैं रीफाइनेंस, दोबारा से फाइनेंस देना। देन कुटुंबश्री। कुटुंबश्री एक इनिशिएटिव है जो केरला में हुआ, स्थापित हुआ। द पुअर वुमेन्स बैंक। कुटुंबश्री क्या? पुअर वुमेन्स बैंक है। और इसमें क्या was started in 1995 in Kerala and as a small savings bank for poor women to encourage savings। अब देखिए नॉर्मली जो आपकी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं उनके पास क्या होता है, कभी 50 रुपए सेव कर पाई, कभी 100 रुपए सेव कर पाई, कभी 200-400 रुपए सेव कर लिए, लेकिन उनके पास जरूरी नहीं क्या
एक साल उनके पास 1000-10,000 रुपए आ जाए, तो ऐसी स्मॉल सेविंग्स के लिए ये बैंक शुरू किया गया, ताकि जो पुअर वुमेन है, गरीब महिलाएं हैं, उनके अंदर सेविंग्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई जा सके। अब आते हैं आरबीआई रूरल क्रेडिट के ऊपर। आरबीआई क्या है? हमारा एपेक्स बैंक है, हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम का, जितने भी इंडिया में बैंक्स ऑपरेट करते हैं उन सबका कस्टोडियन और केयर टेकर है। वही बताता है, वह नीतियां स्थापित करता है, वो सबको डायरेक्शंस देता है कमर्शियल बैंक्स को, जितने भी बैंक्स हैं, बैंकिंग सिस्टम है हमारे देश का। तो आरबीआई के क्रेडिट में, रूरल क्रेडिट में बहुत बड़ा रोल है। वो क्या करती है? शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस, जो बैंक्स को शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस के लिए पैसा वो देती है। उसके बाद फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। अलाइड एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जो खेती बाड़ी के साथ साथ की जाती हैं, जैसे कि मछली पालन हो गया, आपका फूल और सब्जियां वगैरह, बागवानी वगैरह हो गया, फिर एनिमल हस्बेंड्री हो गया, जानवरों को पालना पोषण करना, वो सब हो गया। उन सब के लिए क्या देती है? वो लोन्स देती है। देन डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है, उनको डेवलप, उनका विकास करती है। एक्सपेंशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म विंग्स ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट विंग्स, इनका क्या मतलब है? जो छोटे समय के लिए फंड्स दिए जाते हैं, लोन्स दिए जाते हैं 4-6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, और जो लंबे समय के लिए लोन दिए जाते हैं, उन सबके दोनों विंग्स को वो उनकी केयर टेकिंग करती है, उनका देखभाल करती है। प्रोविजन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स टू ब्रिंग अबाउट स्टेट पार्टनरशिप इन कोऑपरेटिव क्रेडिट एजेंसीज। अब देखिए, लॉन्ग टर्म जो फंड्स होते हैं वो लंबे समय के लिए दिए जाते हैं, प्लस वो ज्यादा अमाउंट के होते हैं, उनकी रिकवरी में भी 10-20 साल लग जाते हैं, तो उनके लिए उनकी स्टेट पार्टनरशिप्स कराती है और उनका भी योगदान लेती है। ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स। ट्रेनिंग और प्रोफेशनलाइजेशन यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोन देना अपने आप में एक कला है। सेंसिटाइजेशन चाहिए, कोई भी बंदा जाके ग्रामीण क्षेत्रों में काम नहीं कर सकता, उसको उनकी परेशानियां समझनी होती हैं, इसलिए वहां पे उनकी कोऑपरेटिव्स की जो होती है बहुत अच्छी तरह ट्रेनिंग होती है। कोऑपरेटिव बैंक्स की ट्रेनिंग होती है, वहां के जो लोग काम करते हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती है कि गांव के लोगों से या खेती बाड़ी जो कर रहे हैं लोग, फार्मर्स के साथ कैसे डील करना है। Then conducting rural credit surveys to determine the coverage of rural households by credit institutions। और वो सर्वे करती है कि क्या वहां के लोगों को पता है कि इस तरह के लोन बैंक्स देती है, कितने लोगों ने लोन लिए हैं, या जो लोन लेने गए लोग वहां पे जो बैंक्स में, आरआरबीज में, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ, क्या वहां के बैंक के ऑफिशियल्स अच्छी तरह बात कर रहे थे, लोन आसानी से मिला, या क्या परेशानियां हुई। इस तरह के सर्वेज भी आरबीआई हमारी कराती है। देन हेल्पिंग बैंक ब्रांच एक्सपेंशन प्रोग्राम टू प्रोवाइड चीपर रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर बैंक्स ऑपरेटिंग इन रूरल एरियाज। और वहां के जो बैंक के जो ब्रांच के ऑपरेशन है, एक्सपेंशन, उन सबको डील करती है। गाइडेंस टू ऑल कंसर्न ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू रूरल क्रेडिट। और जितने भी रूरल क्रेडिट के बारे में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के बारे में गाइडेंस कौन देती है? आपकी आरबीआई देती है। देन माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स कौन से होते हैं? जो छोटे लोन देते हैं, और उनमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्या योगदान है ये देखते हैं। Micro credit means giving small loans to become self-employed by starting small enterprises या businesses। यानी माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, माइक्रो क्रेडिट क्या होता है? छोटा सा लोन ले लिया आपने, अपना कोई छोटा सा रोजगार शुरू किया, जैसे सपोज आपने लोन लिया, पान ठेला शुरू कर लिया, या कोई सब्जी का ठेला शुरू कर लिया, या कुछ और छोटा सा ब्यूटी पार्लर शुरू कर लिया, गांव में कोई छोटी मोटी दुकान डाल ली, इस तरह के बिजनेसेस के लिए वहां से पैसा मिलता है। देन बेसिकली इन अंडरडेवलप्ड कंट्रीज who are not covered by any banking system। no underdeveloped countries में नॉर्मली माइक्रो फाइनेंस बहुत ज्यादा होता है उन एरियाज में, कहां? जहां पे आपका इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट और बैंकिंग सिस्टम डेवलप नहीं होता, बैंक्स वहां तक नहीं पहुंच सकते, तो क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस काम करता है वहां पे। दे वर्क ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम एंड इन्वॉल्व मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज। देखिए, गांव के लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास ऐसे मजदूर हैं वहां के जो एग्रीकल्चर खेती हर मजदूर है, लेबर है, कि उनके पास ना तो जमीन है, ना ही कोई मकान है, वो बस खेती बाड़ी करते हैं, दूसरों के यहाँ पे रहते हैं। तो उनको अगर कोई काम धंधा करना है तो भाई बैंक तो लोन देने से रही, क्यों? बैंक को चाहिए कोलैटरल, कोई सिक्योरिटी चाहिए, कोई मकान हो, कोई दुकान हो, कोई आपका खेती हो। अब ऐसा कुछ नहीं है, तो वहां पे ये लोग माइक्रो फाइनेंस वालों के पास जाते हैं और वहां से जाके लोन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम से कम होती है, कुछ नहीं होती, और ये इनफॉर्मल लेवल पर आपको लोन देता है, छोटा लोन देता है। देन self help groups, they promote thrift savings among
हाउसहोल्ड्स एंड मोबिलाइज टू ऑफर क्रेडिट टू ग्रुप मेंबर्स। देखिए अब बैंक क्या है, एक अलग तरह से काम करता है, इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे काम करता है, ठीक है। वो हर एक बंदे को लोन नहीं दे सकता। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या करते हैं, ये जैसे कि बहुत सारी 50 महिलाएं हैं एक जगह पर, उन लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी सेविंग्स पूल इन कर दिया, एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके पास रखवा दिया। अब उसके पास सपोज 10-20 लाख रुपए जुड़ गए या 5 लाख ही जुड़े, तो वो महिलाओं को 10,000, किसी को 5,000 जब लोन चाहिए होता है तो वो उनको दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, आप अपनी सेविंग्स पूल करते हैं और जिसको जरूरत होती है वो उसमें से थोड़ा सा लोन ले सकता है जिसको जरूरत हो। और ऐसे थ्रिफ्ट यानी सेविंग्स को प्रमोट करता है, छोटी छोटी सेविंग्स, किसी ने 2,000 रुपए डाले किसी अकाउंट में, किसी ने 4,000 डाले, इस तरह वो सेविंग्स को प्रमोट करते हैं। एसएचजीस कहते हैं इनको। ऑफर क्रेडिट विदाउट एनी सिक्योरिटी एट मॉडरेट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। ये किसी सिक्योरिटी के बिना, किसी कोलैटरल के बिना, जैसे बैंक क्या है, सिक्योरिटी रख लेगा, आपके मकान के कागज रख लेगा, लेकिन इनको कोई कागज नहीं चाहिए, बस आप अपनी सेविंग्स वहां डालिए, जब आपको जरूरत पड़े तो आप वहां से लोन ले सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। रूरल बैंकिंग अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन, इसमें क्या देखेंगे हम, इसकी कमियां और खूबियां देखेंगे, मतलब कहां कहां रूरल बैंकिंग ने अच्छा काम किया और कहां कहां इसकी कमियां रह गई। देखिए, इट इज एक्सपेंडेड ओवर टाइम विद नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर कमर्शियल बैंक्स। 1969 में कमर्शियल बैंक, जितने भी मेजर कमर्शियल बैंक्स थे इंडिया में, उनका सबका नेशनलाइजेशन हो गया। उसके बाद रूरल क्रेडिट को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला, क्योंकि अब सरकार निर्देश दे सकती थी कि भाई किसानों को लोन दीजिए और सस्ती दरों पे लोन दीजिए। फिर इट लेड टू प्रोविजन ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एक्सपेंशन। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो आपकी बैंक्स दे रही थी, आरआरबीज दे रही थी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज दे रही थी, उसका प्रसार हुआ, फैलाव हुआ, मतलब वो बढ़ गए, बहुत ज्यादा तादाद उनकी बढ़ गई, बहुत सारे आरआरबीज आ गए, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज बहुत सारी एस्टैब्लिश हो गई अलग अलग क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में इंडिया के। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड लेड बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल क्रेडिट। और जब नाबार्ड आया तो उसके बाद से और भी ज्यादा अच्छी सुविधाएं प्रदान होने लगी, इसको जो आरआरबीज थे उनको क्रेडिट मिलने लगा और वो किसानों को और ज्यादा सस्ती दर पर क्रेडिट देने लग गए। देन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज लेड टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जो बैंक से जो क्रेडिट मिला, लोन मिलते हैं, उसकी वजह से किसान अपने खेतों में विकास कर सकते हैं, उनका फेंसिंग कर सकते हैं, बाड़ा लगा सकते हैं, नया नया खेत खरीद सकते हैं, जमीनें नई आ गई, फिर उनके पास जो ट्रैक्टर है, थ्रेशर्स है, क्रशर्स है, वो सब लगाकर वो नए नए क्रॉप्स पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और जो सरप्लस प्रोडक्शन है उनका भरण पोषण के बाद में उसको बाजार में बेचकर पैसा कमा सकते हैं। और गन्ना की खेती भी वो लोग करने लग गए। फिर आपका जो कैश क्रॉप्स हैं या फिर आपके बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स जैसे आपकी बागवानी के फ्रूट्स हैं, आपके बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं, उनको भी उत्पादन करने लग गए और उनका विकास होने लग गया। देन प्रॉब्लम्स एरियाज ऑफ इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट। अब प्रॉब्लम एरियाज कौन से हैं? प्रॉब्लम एरियाज इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नीड्स कोलैटरल और सिक्योरिटी फॉर टेकिंग लोन्स व्हिच लीव लार्ज सेक्शंस ऑफ फार्मर्स। जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है उसके लिए क्या चाहिए, कोलैटरल चाहिए, इसको सिक्योरिटी चाहिए, इसकी वजह से बहुत सारे किसान वहां से लोन नहीं ले पाते। फिर ड्यू टू लैक्सिटी रिकवरी ऑफ लोन्स डिफॉल्ट रेट्स हैज रोज ओवर टाइम। लोन जो दिए जाते हैं उनकी रिकवरी कम हो पाती है। जिन लोगों ने किसानों ने लोन लिया, कई बार क्या होता है अनप्रोडक्टिव चीजों के लिए लोन ले लेते हैं, वो सेरेमनी के लिए ले लेंगे, शादी ब्याह के लिए ले लेंगे और वो उस लोन को चुका नहीं पाते और वो क्या है डिफॉल्ट रेट, इसकी वजह से जो लोन नहीं वापस देने वाले, जो रिपे करने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसकी वजह से बैंक्स को घाटा होता है। दे हैव नॉट प्रमोटेड थ्रिफ्ट सेविंग फॉर फ्यूचर, यानी कि जो बैंक से इंस्टीट्यूशन जो क्रेडिट है वो कभी किसानों को ये नहीं कहते कि भाई सेविंग्स भी कर लो, थोड़ी सी छोटी छोटी सेविंग्स आकर यहाँ डाल दो, तो कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है उनका अमंग फार्मर्स एंड फेल टू मोबिलाइज डिपॉजिट्स। अब उनके पास जो डिपॉजिट्स थे जो सरकार दे रही थी वो तो उन्होंने किसान को लोन में दे दिए, अब उनके पास तो फार्मर्स की तरफ से कोई डिपॉजिट आता नहीं है, तो मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स नहीं होता है। जैसे कि आपका माइक्रो फाइनेंस या सेल्फ हेल्प ग्रुप कर पाते हैं, ये लोग वो नहीं कर पा रहे हैं। आफ्टर 1991 सोशल बैंकिंग रूरल एरियाज हैज टेकन अ बैक सीट। जो सोशल बैंकिंग थी, जो किसानों के विकास के लिए जो लोन दिए जा रहे थे या उनके जो जरूरतों के लिए लोन दिए जा रहे थे वो बैक सीट पे आ गए, उसके बाद से इनके लोन पे काम नहीं हुआ। इट हैज लेड टू ह्यूज डेब्ट्स एंड सुसाइड ऑफ फार्मर्स स्पेशली इन आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा उधार बढ़ गया, बहुत ज्यादा डेब्ट में आ गए, जो किसान थे डेब्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। महाराष्ट्र और आपके आंध्र प्रदेश में बहुत सारे ऐसे किसान, हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनके जो उधार का बोझ था बहुत बढ़ चुका था उनके ऊपर, बहुत सारा उन्होंने उधार ले रखा था।
To improve this, in recent years, all adults are encouraged to open bank accounts. इस चीज को बढ़ावा देने के लिए, सेविंग्स को बढ़ावा देने के लिए सभी जो एडल्ट्स हैं उनको बैंक अकाउंट खोलने की सलाह दी जाती है। तो ये है आपके चैप्टर का, जो चैप्टर 6 है उसका फर्स्ट पार्ट। अगले पार्ट में आपके साथ हम सेकंड पार्ट के साथ आएंगे चैप्टर 6 में। इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, आधा जो चैप्टर है आपका सेकंड पार्ट में आएगा और उसको भी ध्यान से पढ़िएगा और इस तरह से आप अपने नोट्स बना सकते हैं और इन्हीं नोट्स को आप काम में लाकर अपना एग्जाम पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।